सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए चल रही एमसीक्यू सीरीज में विद्युत परिपथ व विद्युत धारा से संबंधित कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हमारा रहेगा ओम का नियम। तो आज हम ओम के नियम से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक का ताप समान रहे तो विभवांतर V और धारा के बीच क्या संबंध होता है। तो देखो, अपन जानते हैं ओम के नियम के अनुसार क्या जानते हैं अपन कि किसी चालक पर आरोपित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और यहां से जब समानुपाती स्थिरांक घटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको अपन R से डिनोट करते हैं। तो का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आई आर। अब बात आती है यहाँ पे R। तो देखो, R को कहा जाता है प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध होता है यह चालक का गुणधर्म है। चालक का गुणधर्म जो क्या करता है, चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है। धारा प्रवाह का अवरोध करता है, विरोध करता है, अवरोध करता है। कहने का मतलब यह है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कम होगा। प्रतिरोध जितना ज्यादा, धारा उतनी कम, अगर आरोपित विभवांतर फिक्स है। अब बात आती है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक याद रखेंगे अपन, मात्रक होता है ओम। साइंटिस्ट के नाम पे ही है ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरह का। तो देखो, अब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है वी और आई व्युत्क्रमानुपाती, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है वी और आई अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, लास्ट क्लास में अपन ने ऑलरेडी आई और वी को डिस्कस कर चुके हैं कि आपका धारा क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक। देखो, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल क्या होता है ये आपके स्क्रीन पे दर्शा रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा उसके प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया आपको कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। अर्थात R जितना ज्यादा होगा, धारा का मान उतना ही कम होगा। सिंपल बात है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आई प्रतिरोध के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, गलत हो गया। आई प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अनुक्रमानुपाती का मतलब आई को अगर आप बढ़ाओगे, है ना, प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं होता, ये भी गलत। आई प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ओम के नियम से भी अपन जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहाँ से अगर वी और अगर मैं आई और आर में रिलेशन देखूं तो क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो देखो आई तो क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। पर ये ध्यान एक चीज खास याद रखनी है, ये तभी पॉसिबल है जब v आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर v कांस्टेंट है तब अगर अपन r को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, r को अगर बढ़ाएंगे तो i क्या होगा आपका, घटेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वह स्थिरांक जो किसी चालक का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है। अभी अभी अपन डिस्कस किया था, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल दी है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपका चीजों को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी कर पाओगे। देखो यहाँ पे धारा न बोल के बोल दिया आवेशों का प्रवाह है, और आवेश का प्रवाह अपन जानते हैं, आवेश का प्रवाह क्या होता है, आवेश का प्रवाह धारा। ये अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में सारी चीजें इसकी डिस्कस की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी विद्युत
अवयव के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए और प्रतिरोध नियत रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। अब देखो विभवांतर को आधा कर रहा है और प्रतिरोध क्या है आपका नियत है, ये खास बात है, मतलब आपका वायर वही है, वायर चेंज नहीं हो रहा है। तो अपन ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू आई आर। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आर आपका फिक्स है। अब अगर आपका आर फिक्स है और विभवांतर को आपने आधा कर दिया, मतलब अगर आपने V को कर दिया V/2, तो जाहिर सी बात है करंट भी हो जाएगा I/2। V को आधा करो तो I भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि आर फिक्स है। तो अगर विभवांतर आधा है तो धारा भी क्या हो जाएगी, तो धारा पूछ रहा है तो धारा दुगुनी गलत हो जाएगा, धारा भी क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी, सिंपल। और धारा विपरीत ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे मान लो कि अपन मान कोई एक सिलेंड्रिकल वायर लेते हैं। जनरली अपना जो वायर होता है कंडक्टिंग वायर, उसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। अपनी शेप होती है उसकी सिलेंड्रिकल। तो अपन एक सिलेंड्रिकल वायर बना लेते हैं, ये अपना सिलेंड्रिकल वायर हो गया, है ना। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भी आपकी। ये आपका सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर की इसको मान लेते हैं, ये आपका कोई हो जाएगी वायर की लेंथ एल। और ये इसकी जो मोटाई होती है उसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, है ना, या सामान्य शब्दों में अपन बोल सकते हैं मोटाई, या इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अब देखो ये हो गया मोटाई। अब देखो इसका रेजिस्टेंस जो होगा आर, है ना, वो क्या होगा बेसिकली आर, क्या होगा, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक फॉर्मूला याद रखो, 3 से 4 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से जनरली पूछे जाते हैं, 3 4 चीजें इसी फॉर्मूले से पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन में एल समझ आ रहा है कि आर एल पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, एल तो है, ए पे भी निर्भर कर रहा है, मतलब एल और ए। तो बोल रहा है पदार्थ की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर बोल रहा है, यहाँ पे एल ए पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या चीज याद रखनी है कि आर एल पे, मतलब आर किस किस पे निर्भर कर रहा है। देखो आर किस किस पे निर्भर कर रहा है, तो देखो आर निर्भर कर रहा है आर की निर्भरता। आर किस किस पे निर्भर कर रहा है, आर आपका कर रहा है सबसे पहले लंबाई पर, मतलब आपकी जो चालक है उसकी लंबाई। दूसरा चालक की मोटाई, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बोल सकते हैं, दो चीजें तो आ गई। अब देखो दो चीजें तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले में दिख रही है। अच्छा पूछे कि निर्भर कैसे कर रही है, तो आप बोलोगे ये तो क्या है, समानुपाती। समानुपाती, अच्छा समानुपाती का मतलब देखो अपन देख पा रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, एल ऊपर आ रहा है। अब समानुपाती का मतलब क्या हो गया, अगर आप एल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। दूसरा चालक की मोटाई, तो मोटाई की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब हुआ अगर आप ए को बढ़ाओगे तो आपका आर घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, क्यों, क्योंकि देखो आपका ए का आ रहा है, हर में आ रहा है, तो ए को अगर आप बढ़ाओगे तो आर आपका घटेगा। ये बात भी समझ आ गई। अब देखो दूसरी बात, ये दो चीजें तो मैं यहाँ से क्लियर समझ आ रही। अब तीसरा देखो कोफिशिएंट दे रखा है रो, देखो इसको बोला जाता है बेसिकली, इसको आपका बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, अब देखो ये प्रतिरोधकता क्या करती है, ये दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, एक तो करती है पदार्थ की प्रकृति पर। ये जनरली पूछ लेते हैं कई बार, यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे, पदार्थ की प्रकृति और दूसरा पदार्थ के ताप पर। अब देखो यहां से क्या समझना है, अब अपने को पता है देखो आर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखो, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर एल पे निर्भर कर रहा है, मतलब एल पे निर्भर कर रहा है, ए पे भी कर रहा है। अब आर रो पे भी तो निर्भर कर रहा है, रो पे भी निर्भर कर रहा है, और रो किस किस पे कर पा रहा है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करेगा, लंबाई पे भी करेगा, चालक की मोटाई पे भी करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे भी करेगा, और पदार्थ के ताप पे भी करेगा। तो ये दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि चालक का प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, तो आप बोलोगे लंबाई पे भी करेगा, आपके मोटाई पे भी करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे भी करेगा, और
ताप पे भी गिरेगा। पर अगर आपसे पूछे कि चालक का प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलोगे ये सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा और ताप पर निर्भर करेगा। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई है। तो अब देखो अपना आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंबाई पदार्थ की प्रकृति ये नहीं होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ताप इन पे करता था पर इन्हीं पे नहीं करता केवल। ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में दोनों चीजें, तीन चारों चीजें आ रही हैं। देखो एल मतलब आपका हो जाएगा लंबाई, ए मतलब हो जाएगा आपका मोटाई, पदार्थ की प्रकृति आ गया और ताप आ गया, तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। अभी अभी अपन देखा अनुप्रस्थ काट पर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात तार जितना ज्यादा मोटा प्रतिरोध उसका उतना ही कम है, तार जितना ज्यादा पतला प्रतिरोध उसका उतना ही ज्यादा। तो मोटे का कम और पतले का ज्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो यहाँ से अगला पूछ रहा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो ये भी आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो आप, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई, इससे सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ से अपन जानते हैं आर का क्या होता है ओम, इज इक्वल टू रो का निकालना है, एल का होता है मीटर, अपॉन नीचे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ओम इंटू मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम इंटू मीटर। तो रो का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है ओम इंटू मीटर, प्रतिरोधकता मात्रक ओम इंटू मीटर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो अभी आपने देखा था आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन, बहुत काम का फॉर्मूला, मैंने बार बार बता रहा हूँ ये फॉर्मूला बहुत काम का, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन। आपने क्या किया, लंबाई को दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, दो गुना हो जाएगा। पर यहाँ पे भी एक देखो खास बात है, ये तभी पॉसिबल है जब मोटाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, है ना। पर जनरली आप कैसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि है ना इसमें कुछ बोल नहीं रखा मोटाई, तो अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी समान लंबाई और पदार्थ के पतले तार की तुलना में मोटे तार का प्रतिरोध। तो पतले तार की तुलना में मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, मैंने आपको बताया था अभी। तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उसका उतना ही ज्यादा होगा, और तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा। तो पतले की तुलना में मोटे का तो कम ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये अपना हो गया कम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, अर्थात सबसे अच्छा चालक। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो इन ऑप्शन में सबसे अच्छा चालक आपका कॉपर है ना, चालकता। और वैसे ओवरऑल मटेरियल में देखा जाए तो सबसे अच्छा जो भी, देखो एक तो होता है आपका विद्युत का चालक, विद्युत का चालक सबसे अच्छी की बात कर रहे हैं अपन मटेरियल में, सबसे अच्छा। तो ये आपका होता है बेसिकली विद्युत का चालक होता है चांदी। और एक खास बात और, क्योंकि आपके सिलेबस में उष्मा वाला चैप्टर भी है, तो इसमें एक विद्युत का चालक के साथ हुआ है उष्मा का सबसे अच्छा चालक भी पूछ लेते हैं कई बार। उष्मा का चालक सबसे अच्छा की बात कर रहा हूँ अगेन, ये भी क्या होती है आपकी चांदी होती है। तो चाहे आपका विद्युत हो चाहे उष्मा हो, दोनों में सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है। और चूंकि अभी अपने ऑप्शन के हिसाब से देखना, तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो आपका होगा चालक कौन होगा, कॉपर। रबर तो अगेन कुचालक हो गया, कांच भी कुचालक में आता है, टंगस्टन चालक में आता है, पर इसकी चालकता कॉपर की तुलना में कम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, विद्युत टोस्टरों और स्त्रियों के तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट है ना, शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका बेसिक कारण ये होता है आपकी, क्योंकि अपन जानते हैं स्त्री वगैरह आ रही है जो आपके रोड वगैरह जिनसे पानी वगैरह गर्म करते हैं, तो अपन इनका प्रतिरोध क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। प्रतिरोध ज्यादा रखने से क्या होता है, एनर्जी का जो लॉस है वो ज्यादा होता है। और एनर्जी यानी क्या, एनर्जी एनर्जी का जो एनर्जी की जो खपत है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रेस जल्दी गर्म होगी, आपकी रोड जल्दी गर्म होगी, जिससे आपका जो अगर रोड आप पानी में डालोगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा।
तो बेसिकली मिश्र धातुओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसका प्रतिरोध तो क्या होता है, अधिक होता है। और खास बात ये होती है कि उनका उच्च ताप पर अपचयन नहीं होता है, मतलब उनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। नहीं तो अपन जानते हैं अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, चीजें पिघल जाती हैं ना, गलनांक। इसलिए इनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ये भी खास बात होती है। प्रतिरोध तो होता ही होता है, साथ ही साथ गलनांक भी उच्च होता है ताकि वो पिघले नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन देखो, ये आपके जो हीटिंग एलिमेंट, ये आपका दे रखा है ना, तापमान प्रभाव, ये आपका टॉपिक एक अलग से है, सिलेबस में अलग से भी टॉपिक दे रखा है। तो इस पे अगेन अपन अच्छे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है। एक 4 वोल्ट बैटरी से जुड़े 6 ओम प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये सिंपली क्या बोल रहा है, ऐसे आपके पास एक कोई बैटरी है, जिससे आपने कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ रखा है, 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ रखा है। ये माइनस, ये प्लस, और ये आपने 6 ओम पूछ रहा है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा का मान पूछ रहा है। तो सिंपली आपको डायग्राम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से आपका कोई लेना देना नहीं है। अपने को सिंपली इतना याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, यहाँ पे V तो क्या है, विभवांतर, और विभवांतर कौन प्रोवाइड करवाता है, आपकी बैटरी। कौन प्रोवाइड कराती है, बैटरी। बैटरी का काम ये होता है विभवांतर प्रोवाइड करवाना। तो 24 वोल्ट, अब आपको देखो इसमें विभवांतर नाम लिया नहीं है, वोल्ट से पकड़ना पड़ेगा। V का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट के समांतर का विभवांतर का, तो ये यहाँ तो जाएगा 24 इज इक्वल टू, धारा अपने से पूछिए और प्रतिरोध को दे रखा है 6 ओम, तो इंटू 6। यहाँ से सोल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/6, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछने लायक, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो ये अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, पहले बताया था मैंने आपको, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। तो याद रखना, ये लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रकृति और ताप पर। तो पदार्थ की प्रकृति और ताप भी दे रखा है, इसमें ताप तो दिया ही नहीं है, पदार्थ की प्रकृति पर करता है। अगर ताप भी ऑप्शन होता तो वो भी हो जाता, पदार्थ की प्रकृति। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये सर्किट का एलिमेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। प्रतिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। तो अपन जानते हैं धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण का क्या होता है, परिपथ में धारा को नियंत्रित करना। और इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपने स्कूल में लैब में कभी गए हो तो आपने देखा होगा, है ना, उस पर एक नोब सी होती है, उस नोब को अपन आगे पीछे खिसकाते हैं, जिससे क्या होता है, सर्किट का प्रतिरोध कम ज्यादा होता है, जिससे सर्किट में धारा भी क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो थोड़ा स्टैंडर्ड है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक देखो, एक 12 वोल्ट की बैटरी एक प्रतिरोधक से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो, V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल है, देखो V, I और R। आपके एग्जाम में क्या होगा, जनरली इनमें से 2 देगा और एक आपसे पूछ लेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा था, V और R दे रखा था और I पूछा था। अब यहाँ पे देखो V भी दिया है 12 वोल्ट ना, बैटरी मैंने आपको बताया था, बैटरी क्या प्रोवाइड कराती है, विभवांतर, 12 दे रखा है। और इस बार आई भी दे दिया, पूछ क्या लिया, आर लिया। तो आर भी निकालेंगे, कौन सी खास बात है, 12/6, तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। सिंपल, 3 वेरिएबल है, 3 में 2 आपको देंगे, तीसरा आपसे पूछेंगे। 6 ओम, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत संचरण लाइनों में कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अपन जानते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक, है ना। अपन यही चाहेंगे कि पदार्थ की चालकता ज्यादा हो, पदार्थ की चालकता ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, और एनर्जी का लॉस, ऊर्जा की जो हानि है वो कम होगी। तो इससे बचने के लिए अपन सुचालक चालकता को मैक्सिमम रखते हैं या ज्यादा रखते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उच्च प्रतिरोध होगा तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, निम्न प्रतिरोधकता के कारण। किसकी वजह से रखते हैं, निम्न प्रतिरोधकता। चालकता जिनकी ज्यादा होती है उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो ऑप्शन अपना बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे 18 क्वेश्चन आज के सेशन में। और इस सेशन में हमने कोशिश की है कि इन 18 क्वेश्चन में ओम के नियम से संबंधित
कोई भी क्वेश्चन ना बचा हो, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, ईमानदारी से अगर आप ये 18 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ओम के नियम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित, जैसे प्रतिरोधों के दो प्रकार के संयोजन होते हैं, श्रेणी और समांतर। तो वहां से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।